नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर करते हैं, जिसमें इतिहास में आधुनिक भारत कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 13 है। तो ऑलरेडी जो वीडियो बना है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, उसे ज़रूर देखिएगा। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग ये जो पॉइंट है यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जो भी पॉइंट उसको पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। तो दिया गया है कि जो 1931 था, उस टाइम में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, उनकी अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1931 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो वो कराची में हुआ। और उस टाइम उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जो मूल अधिकार है वह आर्थिक कार्यक्रम, उस पर एक संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन रॉय ने नेहरू की मदद की थी। और जो एम एन रॉय थे, उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मदद की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। और ये जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन था, इनके बीच में जो पैक्ट हुआ उसको स्वीकार किया गया। और गांधी जी को जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो इस समय जो 1931 का टाइम था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था 1930 में। 1930 में फर्स्ट हुआ, 1931 में सेकेंड हुआ। तो फर्स्ट में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, उसकी क्योंकि उनको शामिल होने नहीं दिया गया था। तो बाद में क्या हुआ कि 1931 में एक पैक्ट साइन हुआ गांधी और इरविन के बीच में, जिसके बाद उन्हें ये मिल गया परमिशन कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी समय गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पास किया था, जिसका जो बोले थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो आज के डेट में भी गांधी जी का जो अहिंसा वाला उनका स्टेप था, वो अभी भी जिंदा है। लोग उसको, बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 7 सितंबर 1931 को हुआ। ठीक है, कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। तो महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिए, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। तो ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें कुछ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, उसके वजह से ये असफल हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये फेल हो गया। उस यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तो कंटिन्यू इसको याद रखिएगा कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था, और 17 नवंबर 1932 ईस्वी में तृतीय हुआ था। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन टोटल हुए थे। तीनों का यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। देखिए, पहला यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे पहला मेंशन है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 12 नवंबर दूसरा हो गया और 17 नवंबर तीसरा हो गया। टाइम कंटिन्यू याद रखिएगा, 30, 31, 32। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो ये जो तीनों सम्मेलन हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? तो ये नाम यहाँ पे याद रखिएगा, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो जो लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ कि इनको बुलाया गया था किस वजह से? तो जो अछूत थे उसके प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बुलाया गया था। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः, यानी कि फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको प्रारंभ कर दिया। तो जैसे उनको वो फेलियर दिखा कि ये जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था वो फेल हो गया, असफल हो गया,
तो उसके बाद 1932 3 जनवरी को उन्होंने क्या किया, जो उनका आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे फिर से शुरू कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। तो ये फिर 32 से 2 साल तक चला था, 33 और 34, ठीक है। 7 अप्रैल को पुनः इसे अंतिम रूप से वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो ये जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें पठान सत्याग्रह, जो सत्याग्रही थे यानी कि जो सत्याग्रह कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। तो जो गढ़वाल राइफल थी उन पे गोली चलाने से इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। तो इस वजह से क्या होता है कि हर साल 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इन तीनों को उस दिन फांसी पे लटका दिया गया था। कब समय था 1931 का, डेट 23 मार्च, और उस इस वजह से शहीद दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। मई 1934 ईस्वी में, जो मई का समय था 1934 में, जो कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना हुई। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा मई 1934 ईस्वी में, ठीक है। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा जो था उसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला जो सम्मेलन था अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो अप्रैल 1936 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो स्वामी सहजानंद, तथा जो महासचिव थे एनजी रंगा चुने गए। तो ये सब याद रखिएगा कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कब हुई थी, मई 1934 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया कि जो अखिल भारतीय किसान सभा था, तो इसका पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष को याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद चुने गए तथा महासचिव एनजी रंगा चुने गए। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टामी सितार मैया, ठीक है, पट्टामी सितार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। तो ये जो पट्टामी सितार मैया थे, इनको किसके द्वारा प्रत्याशित किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1939 में। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको हरा दिए और खुद क्या हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसके दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक सेना बनाई गई थी जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन, ठीक है। फ्री इंडियन लीजन सेना का नाम था, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो एक यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि जो 1 मई 1939 ईस्वी था उस दिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने एक कांग्रेस के अंदर ही एक नए गुट का गठन किया, ठीक है। और उस गुट का क्या नाम रखा गया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया। और फॉरवर्ड ब्लॉक से बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इसका स्थापना कब और किसने किया था, तो याद रखिएगा 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और ये क्या था, तो एक तरह का गुट था जो कि कांग्रेस के भीतर ही इसका गठन किया गया था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के जो सरदार थे उधम सिंह, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो जो जनरल डायर था, ठीक है, जो जनरल डायर था जिसने वो करवाया था, क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसका हत्या किसने किया था, तो उधम सिंह ने किया था। कब किया था, तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जो पंजाब का एक नाम था सुनाम नामक स्थान का सरदार जिनका जो उधम सिंह थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो दिल्ली चलो आंदोलन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें ये क्या था, एक तरह का व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जिसके पहले जो सत्याग्रही हुए विनोबा भावे हुए, दूसरे जवाहरलाल नेहरू हुए और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। और इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो दिल्ली चलो आंदोलन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी।
24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र जो कि पाकिस्तान थी उसकी मांग की, और मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष अल्लाह बख्श थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि खली खुजमान ने पाकिस्तान नाम के अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। तो जो पाकिस्तान का जो अलग से बनाने के लिए किस किसने प्रस्ताव रखा, तो जो 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें उसमें अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने सीधे बोला कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए जो कि पाकिस्तान होगा, उसका उन्होंने मांग किया। और मुस्लिम लीग के जो 1940 ईस्वी के जो दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे, अल्लाह बख्श, तो उसमें क्या हुआ था, खली खुजमान ने क्या किया, पाकिस्तान नाम से अलग पूरे मतलब पूरा राष्ट्र यानी कि देश का प्रस्ताव भी रखा। तो ये भी नाम याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो वर्धा वर्धा में क्या हुआ, 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के एक ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है। तो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की जो बैठक थी कहाँ पे हुई, बम्बई के एक ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुआ, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो जो गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव था उसे कांग्रेस समिति ने कब एक्सेप्ट किया, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को एक्सेप्ट कर लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने कब दिया था, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसी में दिया था। और कब शुरू हुआ था ये आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इधर राइट साइड में चलते हैं, इधर का जो भी पॉइंट है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट है जो बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे, बहुत इससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये नहीं कि बस शुरू किए वीडियो और ऐड आता है कुछ सेकंड का वो स्किप किए और देखे कि हाँ बस अच्छा नहीं है, चलो चलो हटाओ। भाई ये पढ़ाई है, पढ़ाई कभी अच्छा लगता नहीं है, उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मन लगा के सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके अच्छा लगता है। तो अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर कराया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल यानी ऑपरेशन जीरो ओवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। और 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। क्या हुआ कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सुबह सुबह ही क्या हुआ कि गांधी जी और कांग्रेस के जो भी अन्य महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि सबको अलग अलग रख दिया गया, जैसे कि गांधी जी को जो पूना में आगा खां महल था वहाँ पे रख दिया गया, और कांग्रेस कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य को अहमदनगर के जो दुर्ग था वहाँ पे रख दिया गया। सरोजिनी नायडू कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। और 6 मई 1944 को यानी कि 2 साल बाद गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। तो जो उषा मेहता थे वो क्या किए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय एक खुफिया रेडियो चला रहे थे, जिसकी वजह से पूरे भारत में वो विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालचारी ने 1944 में दी आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, ठीक है, द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। तो क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को जो था उसको दूर करने के लिए जो सी राजगोपालचारी थे उन्होंने क्या किया कि 1944 में द वे आउट नामक एक पैम्पलेट को जारी किया।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के का नाम आपने सुना होगा। तो इसके स्थापना का जो विचार था, जो इसका आइडिया था, सबसे पहले किसके मन में आया था? तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह, जिनके मन में ये आया था। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा जैसे देशभक्ति वाला कोई भी सीरीज़ वगैरह देखने का, तो फॉरगॉटन आर्मी आप एक बार देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। समय मिले तो थोड़ा थोड़ा देखिएगा, ये नहीं कि एक बार लेके बैठे तो फिर पूरा ख़त्म कर दीजिएगा मेरे जैसा। तो वैसा नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक एपिसोड देखिएगा, अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब आपको दिखेगा उसमें कि कैसे ये जो आज़ाद हिंद फौज है इससे रिलेटेड चीज़ें उसमें दिखाई गई है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। तो जो आज़ाद हिंद फौज के पहला डिवीजन का गठन कब किया गया था? 1 सितंबर 1942 को किया गया था। कब किया गया था? 1 सितंबर 1942 को। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन हुआ क्या? तो ये असफल रहा। ठीक है, ये असफल हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है, तो इसका सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, रास बिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। तो जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई था, इसमें सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अग्रणी, यानी कि आगे रहने वाले क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। तो भारत को मतलब आज़ाद करने के लिए उनके मन में विचार आया कि ये सिर्फ हम लोग लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ जो विदेशी देश है यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनसे सहायता लेनी चाहिए ताकि हमें जल्दी से आज़ादी मिले। तो इस विचार को लेके उन्होंने क्या किया कि जर्मनी जाने का सोचा और जर्मनी गए। ठीक है, तो 1941 में वो जर्मनी पहुंचे। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय ही सहायता में की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। उसके बाद वो जब वहाँ गए तो वहाँ से जो विदेश मंत्रालय था उसकी सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। और वहाँ से वो क्या करते थे कि आज़ादी के पक्ष में उससे वो क्या करते थे, पर्चे छपवाते थे और जो भी भाषण था वो वहाँ से देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। ठीक है, तो 1942 में बोस ने क्या किया कि उत्तरी अफ्रीका से जो पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों था उनको भर्ती कर दिया और 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। क्या कहा गया? फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने क्या किया कि 21 अक्टूबर 1943 को जो सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। और इसमें हुआ ये कि जो जर्मनी थी और जापान थी इसने इसका समर्थन भी किया। ठीक है, सपोर्ट भी किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको आज़ाद हिंद फौज का सबसे ऊंचा यानी कि सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो ये आज़ाद हिंद फौज था इसके 4 ब्रिगेड थे, 3 पुरुष के और एक महिलाओं का। तो महिलाओं का जो नाम क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। पुरुष का क्या नाम था? तो एक सुभाष ब्रिगेड, दूसरा गांधी ब्रिगेड और तीसरा नेहरू ब्रिगेड। तो ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम। आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का प्रतीक था। तो जो कांग्रेस का झंडा था सेम उस सिमिलर था, लेकिन बस चीज एक डिफरेंस था कि उस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है, एक शेर जो दहाड़ रहा है। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जो जापान था उसने क्या किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए और नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा। तो ये जो द्वीप थे इसका नाम भी करण भी इन्होंने कर दिया, एक का नाम शहीद द्वीप रखा और एक स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस
18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो टोक्यो जा रहे थे, मतलब फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक क्या हुआ कि हवाई जहाज़ में आग लग गई, और जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस उसमें बैठे हुए थे उनका वो मारे गए। कब मारे गए? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है, और ये जो दुर्घटना है इस पे बहुत तरह का रिसर्च हुआ, लेकिन ऐसा प्रमाणिक अभी तक नहीं माना गया है। ठीक है, कि सच में सुभाष चंद्र बोस मारे गए, क्या हुआ क्या नहीं, कोई नहीं जानता। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, यानी कि उड़ीसा में जगह है कटक, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल दिलकन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1845 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। तो आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार अधिकारी थे, जैसे कि पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल दिलकन एवं मेजर शहजवान खां, इन पे राजद्रोह का आरोप लगाया गया। दिल्ली के लाल किले पर सुनवाई भी हुआ लेकिन नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया, लेकिन वायसराय ने क्या किया? इनकी सज़ा को माफ़ कर दी। ठीक है, जो वायसराय था उसने इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के जो अभियुक्त थे उनके तरफ से क्या हुआ कि तेज बहादुर, सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू, इन लोगों ने पैरवी की। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी चीज़ें बताया गया है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही थोड़ा थोड़ा समझेंगे सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसमें पॉइंट काफ़ी सारा है जिसको एक्सप्लेन करने में समझाने में टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही देखिए। देखिए 30 मिनट तक कोई भी स्टूडेंट है जो हिस्ट्री को आराम से पढ़ सकता है। अगर इतना पढ़ सकते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री इससे कम पढ़ेंगे तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा पढ़ लेंगे ना फिर भी दिक्कत है, फिर चीज़ें बाउंस होने लगता है, समझ से बाहर चला जाता है। तो इस सब्जेक्ट ही थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि 90% स्टूडेंट को, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।